अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम अपना केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री के भी 3 पार्ट होते हैं। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और एक फ़िज़िकल केमिस्ट्री होती है। तो उसमें से एक पार्ट हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका मतलब क्या होता है उस सब के बारे में हम जानेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले उसका नाम है IUPAC। ये भी समझ में आएगा IUPAC का मतलब क्या होता है। इसमें हम जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनका नाम लिखना सीखते हैं, उसका नाम कैसे हम लिखेंगे उनके बारे में, क्योंकि पहले नाम पता होगा तभी तो काम पता होगा। तो पहले नाम वगैरह सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि जो कार्बन होता है हमारा, कार्बन हमें मालूम है। कार्बन आता है जैसे हम जब परमाणुओं को उसके इलेक्ट्रॉन की या एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिखते हैं, परमाणु संख्या के हिसाब से लिखते हैं, तो आता है हमारा हा, ही, ली, बी, हा, ही, ली, बी, बा, सा, ना, ओ। तो इसको हमें ऐसे ही पढ़ना है, हा, ही, ली, बी, हा, ही, ली, बी, बा, सा, ना, ओ। हा, ही, ली, बी, बा, सा, ना, ओ। ये हमें मालूम है। ऐसा 1 से लेकर ये स्टार्ट होती है एटॉमिक संख्या। जो एटॉमिक या परमाणु की संख्या होती है उसके हिसाब से जमे हुए होते हैं। हा मतलब H से होता है हाइड्रोजन, ही से होता है हीलियम, ली से होता है लिथियम, Be से होता है बेरिलियम, बी से होता है बोरॉन और सी से होता है कार्बन। एन से होता है नाइट्रोजन और ओ से होता है ऑक्सीजन। ये हमें मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्बन जो है, यानी कि हमारा जो सी की बात हम कर रहे हैं, कार्बन की बात, वो कितने नंबर पे आ रहा है? वो आ रहा है यहाँ पर हम जब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे आता है। यानी कार्बन का जो परमाणु की संख्या है, कार्बन के परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं, वो कितनी है? 6। तो इसलिए हम लिखते हैं जो हमारा कार्बन है जिसको हम लिखते हैं सी मतलब कार्बन, CARBON, कार्बन। और हिंदी में इसको लिखा जाता है कार्बन। तो उसकी जो परमाणु की संख्या है वो कितनी बताई हमने? 6 बताई है, 6। तो ऐसे इसको सी के ऊपर लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है जो परमाणु संख्या होती है उसको ऊपर में लिखा जाता है। ये क्या होगी? 6 इसकी परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं, ATOM, एटॉमिक, एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो गई इसकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो हमें ये पता चल गया कार्बन जो होता है, जो हमारी एटॉमिक सीरीज़ होती है, परमाणु की जो पूरी श्रृंखला होती है, उसके अंदर में छठे नंबर पे आता है, ठीक है। छठे नंबर पे आता है मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु संख्या वो कितनी है? 6 है। अब कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी एटम होता है, एटम या फिर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। तो हमने सुना होगा परमाणु बम गिरा दिया किसी देश ने किसी देश के ऊपर। तो परमाणु का मतलब एटम बम होता है। एटम बम सुना होगा, उसी को बोलते हैं परमाणु बम। तो जो परमाणु होता है उसका मतलब क्या होता है? एटम होता है। तो कोई भी परमाणु होता है, तो हम यहाँ पर जिस परमाणु की बात कर रहे हैं वो क्या है? कार्बन। सी से हम उसको दर्शा रहे हैं और उसकी जो परमाणु संख्या है वो कितनी है? 6। अब इस 6 का मतलब क्या होता है? इस 6 का मतलब ये होता है कि इस कार्बन के अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के अंदर में क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम E से दर्शाते हैं। और इसी के अंदर क्या है? 6 प्रोटॉन भी हैं। तो 6 का मतलब प्रोटॉन भी होता है,
प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम P से दर्शाते हैं। तो इस 6 का मतलब क्या हुआ, इस 6 का मतलब होता है कि इस कार्बन के अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए इसे नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन, तो उसकी जो एटॉमिक संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 7 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और 7 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करें, उसका एटॉमिक संख्या कितनी होती है, 8। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 प्रोटॉन होंगे, 8 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो अब वैसे ही यहाँ पर कार्बन में क्या है, कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या होती है एटॉमिक संख्या, एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या 6 होती है। तो इसलिए इसमें कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 6 प्रोटॉन हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर में, इस परमाणु के अंदर में कैसे होते हैं, तो सबसे पहले अंदर की तरफ होता है कि इसका न्यूक्लियस, अंदर में क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है। किसी भी एटम में अंदर में इसका न्यूक्लियस होता है, ऐसे गोल सा, हम इसको दर्शाते हैं, या इसको नाभिक बोलते हैं, या उसका केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, जैसे हमारा सूरज है, सूरज के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, गोल गोल से चक्कर लगाते हैं ना, वैसी इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी चक्कर लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ऐसे गोल गोल से चक्कर लगाते हैं, ऐसे ऐसे जैसे सूरज की चारों ओर पृथ्वी, बाकी के ग्रह घूमते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के चारों ओर, जो हरे से बनाया हमने, उसके चारों ओर घूमते हैं। तो ये बीच वाला क्या हो गया, बीच वाले को बोलते हैं हम न्यूक्लियस, बीच वाले को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस या नाभिक, नाभिक, या इंग्लिश में बोलेंगे तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर ये जो गोल गोल सी, ये गोल गोल सी इसके चारों ओर जो हमें नज़र आ रही है ऐसी लाइन सी, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बड़े मज़े से, इसको बोलते हैं कक्षा, इसको बोलते हैं कक्षाएं। क्या बोलते हैं इसको, कक्षाएं बोलते हैं। तो एक जो एटम होता है उसके बीच में तो होता है एक न्यूक्लियस, और उसके आजू बाजू में ऐसे गोल गोल सी कक्षाएं होती हैं, और कक्षाओं को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट। तो जो न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक, न्यूक्लियस है या फिर नाभिक है, उसके आजू बाजू में क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। इन ऑर्बिट में जैसे हमारे ग्रह हैं, हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह होते हैं जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, वैसे ही इन ऑर्बिट्स में यानी कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं, ये यहाँ पर ऐसे घूम रहे होते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, इनमें चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। वैसे ही कार्बन है, कार्बन में हमने बताया क्या, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो परमाणु होता है उसकी जो पहली कक्षा होती है, पहली कक्षा, ये वाली जो कक्षा है, उसमें ऐसा रूल होता है, उसमें ऐसा नियम होता है कि पहली कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि जो पहली कक्षा है, फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के रहने की जगह होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फिर जो दूसरी कक्षा होती है उसके अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। यानी कि ये वाली जो कक्षा है, ये वाली, उसके अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, ठीक है। अब कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, ये वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो दूसरी इलेक्ट्रॉन, फिर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 में से 2 इस्तेमाल हो गए, तो इसके पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेंगे, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में घूमेंगे, यहाँ पर ऐसे ये 1, फिर 2, फिर 3 और ये 4। ई से मतलब, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यानी कि इसकी जो अंदर वाली कक्षा है, इसकी जो ये अंदर वाली कक्षा है, ये वाली जो कक्षा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है,
और जो इसकी बाहर वाली कक्षा है, सबसे बाहर वाली कक्षा है, उसमें हो तो 8 सकते हैं, हो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन के बैठने की जगह होती है। लेकिन क्योंकि कार्बन के पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 तो यहाँ पर चले गए पहली वाली में और बाकी बचे 4, तो 4 जो हैं बाहर वाली कक्षा में घूमते हैं। बाहर कहाँ होते हैं, बाहर जो 4 हैं वो बाहर वाली कक्षा में घूमते हैं। यानी कि टोटल मिला के बात ये निकली कि ये जो कार्बन है उसकी बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इसकी बाहर वाली कक्षा है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो अगर हम इसको सीधा सीधा बनाएं, अगर ऊपर से देख के बनाएं, तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके आसपास में पहली कक्षा है और ये हो गई इसकी दूसरी कक्षा। ठीक है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बताते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। ये किस में दिखता है अपन को, कार्बन के अंदर में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की एक क्या होती है, कार्बन की एक खूबी होती है। खूबी क्या, सारे ही जो जितने भी परमाणु हैं उनकी एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है कि वो कैसे करके अपनी कक्षा को पूरा करना चाहते हैं, कैसे भी करके अपनी कक्षा को क्या करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जो इसकी पहली वाली कक्षा है ये, इसमें कितने रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इसके पास कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहली कक्षा जो है इसकी पूरी है, पहली कक्षा पूरी है। लेकिन दूसरी जो कक्षा है, ये वाली जो कक्षा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसमें होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बन के पास कितने हैं, कार्बन के पास होते हैं सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। एक ही हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बताया था हर जो एटम होता है, हर परमाणु जो होता है वो क्या करना चाहता है, अपनी कक्षा को पूरा करना चाहता है। तो इसलिए कार्बन सोचता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 तो हैं ही पहले मेरे पास, तो इसलिए मेरे पास और 4 आ जाते तो मेरी कक्षा जो है पूरी हो जाती। लेकिन ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, या उसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, बाहर से लेने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से लेने पड़ेंगे, तभी इसकी कक्षा क्या होगी, इसकी कक्षा पूरी हो पाएगी। ठीक है, या फिर क्या करना पड़ेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने पड़ेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, इसकी निकालने पड़ेंगे। तो ये कक्षा ही हट जाएगी बाहर वाली, ये बाहर वाली कक्षा ही हट जाएगी। ये जो बाहर वाली कक्षा है वही हट जाएगी। तो इसको संतुष्टि तो रहेगी कि मेरी कम से कम एक कक्षा तो पूरी है, अधूरापन तो नहीं लगेगा इसको अगर बाहर वाली कक्षा इसने हटा दी। लेकिन ये ऐसा, तो ये काम ये कर सकता है, ठीक है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास हैं वो फेंक दे। लेकिन ये करना बहुत ही मुश्किल है, ये करना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षाओं से निकालना बहुत ही मुश्किल वाला काम है। क्यों मुश्किल वाला काम है, क्योंकि ये जो कक्षा है वो देखिए, ये नाभिक के बहुत ही करीब है। ये कक्षा क्या है, नाभिक के बहुत ही करीब है। तो कक्षा जो ये नाभिक है उसमें कौन सा चार्ज होता है, हमें मालूम है, उसमें प्लस चार्ज होता है। नाभिक के अंदर में होता है प्लस चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो प्लस वाला और नेगेटिव वाला, माइनस वाला चार्ज और ये प्लस वाला चार्ज जो आवेश होता है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये जो अंदर वाला प्लस है, नाभिक में, न्यूक्लियस में जो प्लस है, पॉजिटिव चार्ज, वो इसको इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, इतने आसानी से जाने नहीं देगा। या फिर कोई इलेक्ट्रॉन हम अगर इसको देना चाहें, हम कोई इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहें, तो ये भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से दे रहे हैं तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया ये वाला, और यहाँ पर भी नेगेटिव है। तो चारों इलेक्ट्रॉन इसको बाहर वापस से धक्का मारेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या करते हैं, नेगेटिव वाले जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बाहर की ओर भेजते हैं।
एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं, यानी कि यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं कार्बन को, ना ही इलेक्ट्रॉन इससे ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते, मान लीजिए कि एक एटम है, किसी भी एटम की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन के में उसका नंबर क्या होता है, 7। नाइट्रोजन का नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो इसलिए इसकी पहली कक्षा है और ये इसकी दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में क्या होंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहली कक्षा में। 2 इलेक्ट्रॉन, 7 थे तो पहली कक्षा में 2 चले गए, तो बाहर वाली कक्षा में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो अब इसकी जो बाहर वाली कक्षा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली कक्षा में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो 5 पहली से इसके पास हैं, तो 8 बनाने के लिए इसको 3 की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत, और 3 इलेक्ट्रॉन आराम से इधर पे आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आराम से आ सकते हैं। लेकिन कार्बन के साथ मामला ऐसा नहीं है। कार्बन के साथ मामला कैसा है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ना तो इसके अंदर आ सकते हैं और ना ही ये बाहर अपने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो फिर ये क्या करे, अपने 8 को पूरा करने के लिए क्या करे, तो एक काम करता है, ये काम क्या करता है, ये शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे जो भी परमाणु होते हैं उनके साथ में, क्या करता है, शेयर करता है, यानी कि उनके साथ संयोजन करता है, संयोजन, सह संयोजन करता है, सह संयोजन, यानी कि सह संयोजन करता है, यानी कि बांट के ये काम चलाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ये क्या करेगा कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी देर के लिए दूसरे परमाणु को दे देगा, फिर ये उस परमाणु में घूमेगा और थोड़ी देर बाद वो यही वाला जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास वापस से आ जाएगा। तो जो दूसरा परमाणु है उसका भी कक्षा पूरी हो जाएगी और इसकी भी कक्षा पूरी हो जाएगी। तो ये बातचीत कर लेते हैं आपस में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार्बन है, इसकी बाहर वाली कक्षा बना रहा हूँ, ये बाहर वाली कक्षा इसकी, और बाहर कक्षा में इसमें कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर ये हाइड्रोजन, उसमें क्या होता है, इसका नंबर होता है 1, इसका नंबर 1 है, तो इसकी बाहर वाली कक्षा में क्या होते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब जो इसकी पहली कक्षा है उसमें इसको कितने चाहिए, हाइड्रोजन को 2 होने चाहिए, लेकिन इसके पास कितने, 1 ही है। तो इसलिए ये चाहता है हाइड्रोजन कि मेरे पास काश 1 और आ जाता, ठीक है, तो मेरी कक्षा पूरी हो जाती। और कार्बन चाहता है कि मेरे पास 4 आ जाते, तो मेरी कक्षा पूरी हो जाती। तो ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं देखिए हम लोग क्या करते हैं कि आपस में है ना बांट के एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, सह संयोजन करते हैं कि थोड़ी देर के लिए मेरा इलेक्ट्रॉन आपके पास रहेगा और फिर आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए मेरे पास रहेगा। तो इससे क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए हम दोनों की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, ये इसके साथ में थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाता है, इसके साथ ऐसी आबंध बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। वैसी एक और हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन मिल गया इसको, एक और हाइड्रोजन मिल गया, ये इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इनने बोला कि मुझे भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये भी आ गया, इसने भी यहाँ पर क्या बना लिए, आबंध बना लिया, ये इसके साथ आ गया। वैसी यहाँ पर ये फिर से आ गया, एक और हाइड्रोजन रास्ते में इनको मिल गया, तो इनने बोला मुझे भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसने भी इसके साथ आबंध बना लिया, बॉन्ड बना ली। फिर इसके बाद में एक और हाइड्रोजन था, उसने भी आके इनकी टीम को ज्वाइन कर लिया, ये यहाँ पर ये आ गया। अब ये करने से क्या हुआ, ये करने से ऐसा हुआ कि थोड़ी देर के लिए जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए इसमें घूमता है और फिर वापस आके अपने पास आ जाता है वापस, ठीक है।
तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा कि कार्बन का जो बाहर वाली कक्षा है वो थोड़ी देर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, थोड़ी देर से फिर थोड़ी देर से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, कक्षा में आ जाएंगे, और इस हाइड्रोजन के भी आ जाएंगे और इस हाइड्रोजन के भी आ जाएंगे। तो टोटल मिला के क्या होगा कि एक समय पे इस कार्बन के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसकी बाहर वाली कक्षा में। कैसे 8 हो जाएंगे, गिन लेते हैं। एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे बाहर वाली कक्षा में, और इसको कितने चाहिए थे, 8। तो ऐसा क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए कार्बन की जो कमी थी 4 इलेक्ट्रॉन की वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से नहीं दिए, यानी कार्बन ने ऐसा नहीं बोला कि देखिए मेरा जनाब हाइड्रोजन आप मेरा इलेक्ट्रॉन पूरा रख लीजिए, ऐसा नहीं बोला, बल्कि ये बोला देखिए मेरा इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर आपके घर में आ जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए मेरे घर में आ जाएगा। तो 1-2 घंटे के लिए हम पूरा हमारी जो कमी है 1-2 घंटे के लिए बीच बीच में पूरी होती रहेगी। तो ऐसा वाला जो आबंध जब ये बना रहे हैं, यानी कि ऐसा जो रिश्ता ये बना रहे हैं कि थोड़ी देर पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, थोड़ी देर इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रहेगा, तो ये रिश्ता जो इन दोनों के बीच में कायम हुआ है, ये मिट गया। ये रिश्ता जो इन दोनों के बीच में कायम हुआ है, ये जो आबंध यानी कि बॉन्ड, जो रिश्ता इन दोनों के बीच में कायम हुआ है, इसको बोलते हैं सह संयोजन। सह संयोजन, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध। ये जो बंधन है जो इन दोनों के बीच में कायम हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यानी कि बांटते हैं एक दूसरे के साथ थोड़े थोड़े समय में। उससे जो इनके बीच में जो बंधन बना है, जो बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनी है, जो रिश्ता इन दोनों के बीच में बना है, उसको बोलते हैं सह संयोजक आबंध। सह संयोजक आबंध, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है कोवेलेंट VALENT वेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड, BOND बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है आबंध, यानी कि एक दूसरे में बंधन। तो ये दोनों जिस बंधन से बंधे हैं उसको बोलते हैं सह संयोजक आबंध या फिर कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन की एक खासियत होती है कि वो माहिर होता है किस चीज़ में, वो इस चीज़ में माहिर होता है कि जिस भी परमाणु से वो मिलता है उसके पास ये ताकत होती है कि वो कौन सा आबंध बना ले, वो बना ले सह संयोजक आबंध। तो जब भी हमें पता चले कि कार्बन की बात हो रही है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये किसी भी परमाणु के साथ कैसा आबंध बना सकता है, सह संयोजक आबंध। और उसका मतलब आपको पता चल गया होगा, सह संयोजक का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ बांट सकता है ये। और बांटने से क्या होता है कि इसकी जो कक्षा में कमी चल रही थी इलेक्ट्रॉन की, या सामने वाले परमाणु में कमी चल रही थी, वो कमी पूरी हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है जो इसके साथ ये बंधन बनाने के लिए आया था, तो हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए। तो वैसे ही क्या होगा, हाइड्रोजन के पास पहले इलेक्ट्रॉन था ये वाला, और ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी देर के लिए इसके पास भी आ जाएगा। तो हाइड्रोजन में भी क्या होगा, थोड़े समय के लिए उसकी कक्षा भी पूरी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन भी खुश और कार्बन भी खुश। तो इस तरीके से जो आबंध बनाया जाता है उसको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये कार्बन की बहुत बड़ी खासियत होती है। तो इस ही सह संयोजक आबंध बनाने की वजह से कार्बन के पास एक शक्ति आ जाती है कि वो किसी के साथ भी ये आबंध बना सकता है, और ये एक खासियत दिखाता है जिसको बोलते हैं श्रृंखलन। जिसको क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। उस खासियत का नाम क्या है, श्रृंखलन। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कैटिनेशन, CATE कैटी, NATION कैटिनेशन। श्रृंखलन का या कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन क्या करता है,
अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ यही वाला जो आबंध हमने अभी पढ़ा सहसंयोजक आबंध, वो बनाते जाता है बनाते जाता है बनाते जाता है। तो इसलिए इसकी एक चेन जैसी बन जाती है, इसकी एक क्या बन जाती है, लड़ी जैसी बन जाती है। जैसे पटाखे की लड़ी होती है ना, एक के साथ एक पटाखे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वैसी भी इसकी एक चेन बनती चली जाती है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ। कौन सा आबंध बनाने के कारण, सहसंयोजक आबंध बनाने के कारण। तो जब कार्बन क्या करता है, अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ, परमाणु स्पेलिंग गलत हो गई है, परमाणुओं के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है, तो उसी खासियत को हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, या फिर कैटिनेशन कहते हैं कि कार्बन कैटिनेशन करने में सक्षम है। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये कार्बन है, ये नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा कार्बन है, और इसका दूसरा दोस्त एक और कार्बन है यहाँ पर, और इसका तीसरा दोस्त एक और कार्बन है, और इसका चौथा दोस्त एक और कार्बन है। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, इनके सबके पास बाहर में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर की तरफ, हमें मालूम है, तो उनको अभी हम नहीं दर्शाएंगे। तो ये सारे के सारे अपना जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा करना चाहेंगे। तो ये कार्बन इसके साथ आबंध बना लेगा, ये कार्बन इसके साथ बना लेगा, ये कार्बन इसके साथ बना लेगा। ठीक है, और साथ में तो इस आबंध में क्या हो रहा है कि ये जो रस्सी हमने बनाई है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है जिसको हम डॉट से बना देते हैं। चलिए, यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो दोनों ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पर चक्कर लगा के आ जाएगा ताकि इसकी कमी पूरी हो जाए, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा के आ जाएगा ताकि इसकी कमी पूरी हो जाए। तो ये सहसंयोजक आबंध बनाते जाएंगे। वैसे क्या करेगा, ये और लोगों के साथ भी 3 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर आबंध बना लेगा। ये आबंध, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो टोटल मिला के कार्बन के पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। ये जो बिंदी जैसी बनाई है वो इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे, ये 4 तो हो गए खुद इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन, खुद इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, हमें मालूम है। फिर इनने हाइड्रोजन से मुलाकात कर ली, और इस कार्बन से, सबसे इम्पोर्टेंट, इस कार्बन से मुलाकात कर ली। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या बना लिया, इस कार्बन से सहसंयोजक आबंध बना लिया। तो टोटल मिला के इसके 4 तो थे ही, फिर ये हो गए 5, 6, 7, 8। क्यों 8 बोल रहे हैं अपन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास भी आएगा कक्षा में थोड़ी देर के लिए घूमने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आएगा इसकी कक्षा में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आएगा इसकी कक्षा में, ये इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में आएगा। यानी कि थोड़े समय के लिए क्या होते जाएगा कि इसकी जो कमी है वो पूरी होती जाएगी। ऐसे ही करते करते ये वाला कार्बन इस कार्बन से बना लेगा। ठीक है, और ऐसे करते करते ये दूसरे अन्य कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक आबंध बनाते जाते हैं। इसी विशेषता को क्या कहते हैं, श्रृंखलन। इसी विशेषता को क्या कहते हैं, श्रृंखलन। अब जो कार्बन होता है वो अन्य कार्बन के साथ तो बनाता ही बनाता है आबंध, लेकिन अन्य तत्वों के साथ भी बना सकता है। अन्य तत्वों के साथ भी ये सहसंयोजक आबंध बना सकता है। कौन से तत्व हो गए, जैसे कि हो गया हाइड्रोजन के साथ बना सकता है, O मतलब ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, N मतलब नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, S मतलब सल्फ़र के साथ बना सकता है, P मतलब फॉस्फोरस के साथ बना सकता है, और हेलोजन के साथ बना सकता है। हेलो कौन बोल रहा है, तो हेलोजन का मतलब अभी पता नहीं होगा, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये हम बाद में भी पढ़ते जाएंगे, लेकिन हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अन्य तत्वों के साथ में भी ये कार्बन जो है वो सहसंयोजक आबंध बना सकता है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो जब ये कार्बन है वो किसी भी
अन्य परमाणु के साथ सह संयोजक आबंध बनाता है तो कोई ना कोई तत्व बनेगा, कोई ना कोई तत्व बनेगा या कोई ना कोई चीज़ बनेगी। जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया, कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बनाया तो अपन लिख देंगे CH3। ये CH3 का नाम होता है मीथेन। मीथेन यहाँ पर N है, मीथेन या फिर मीथेन। ठीक है, तो यानी कि ये बताना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पर जब कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में सह संयोजक आबंध से जब कोई भी आबंध बनाया सह संयोजक आबंध द्वारा तो एक यौगिक आया, तो इससे क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। यौगिक मतलब कंपाउंड, यानी कि कोई सी चीज़ बन गई जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मीथेन बन गई। मीथेन गैस होती है, हमने सुना होगा मीथेन गैस होती है। तो ये यौगिक बन गया, एक यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जिसके अंदर में 1, 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु हो, उसको बोलते हैं एक यौगिक। यानी यहाँ पर 1 कार्बन है और 3 क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इस पूरे को मिला के हम बोलेंगे ये एक यौगिक है। ये क्या है, यौगिक है। या फिर हम इसको बोलेंगे कंपाउंड, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 लोगों से ज़्यादा मिलके जो चीज़ बने उसको बोलते हैं कंपाउंड। वैसे ही हम अगर बोल रहे हैं C2H6 तो यहाँ पर 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, कंपाउंड। कोई सी भी चीज़ हो, जैसे H2SO4, कि यहाँ का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, कोई सी भी चीज़ हो H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये भी एक कंपाउंड हो गया। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक। तो यहाँ पर कार्बन की बात चल रही है। जब कार्बन सह संयोजक आबंध बना के, सह संयोजक आबंध बना के, यानी कि कौन सा वाले रिश्ते से, सह संयोजक वाले रिश्ते से सह संयोजक आबंध बना के, आबंध मतलब बॉन्ड होता है, सह संयोजक आबंध बना के कोई सा भी यौगिक बनाए, कोई सा भी कंपाउंड बनाए, कोई सा भी यौगिक बनाए, यानी कोई सी भी चीज़ बनाए, तो वैसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वैसी चीज़ों को बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। वैसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, या इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो हम बोलेंगे कार्बनिक कंपाउंड, CR कार, BON बॉन, IC कार्बनिक कंपाउंड, COMP कम, POUND पाउंड, कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन के यौगिक, यानी कार्बन से बने हुए कंपाउंड या कार्बन से बनी हुई चीज़, ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम, कार्बनिक यौगिक। यानी कि जिस चीज़ के अंदर में कार्बन ने सह संयोजिक आबंध बनाया हो, यानी कि कोई भी चीज़ अगर सह संयोजिक आबंध द्वारा बनी हुई हो तो वैसी चीज़ को हम बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। और जब हम कार्बनिक यौगिक वाली चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं, जब कार्बनिक यौगिकों का यानी कि कार्बन से बनी हुई चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस रसायन विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस रसायन विज्ञान की शाखा ही को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, ORGANIC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हिंदी में इसको कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कार्बनिक रसायन। हिंदी में क्या कहा जाता है, कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन क्या हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी पढ़ाई करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ाई करते हैं कार्बन से बनी हुई चीज़ों का, कार्बन से बनी हुई चीज़ों की पढ़ाई करते हैं। और कार्बन कैसी, वो चीज़ कैसे बना लेता है, किस आबंध द्वारा बनाता है, वो बनाता है सह संयोजक आबंध द्वारा। सह संयोजक आबंध द्वारा, कि जिसके अंदर सह संयोजक आबंध में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरीके से एक दूसरे को नहीं दिए जाते,
पूरी तरीके से एक दूसरे को नहीं दिए जाते, बल्कि थोड़े समय के लिए एक दूसरे के साथ बांटे जाते हैं। थोड़े समय के लिए एक दूसरे के साथ बांटे जाते हैं ताकि उनकी जो कक्षा है वो थोड़े समय के लिए पूरी हो सके, उनकी कक्षा बीच बीच में पूरी हो सके। ऐसा आबन जब बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक आबन। तो सहसंयोजक आबन क्या हो गया कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से नहीं दिए जाते, थोड़े थोड़े समय के लिए दिए जाते हैं, और इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनकी कक्षा जो है वो पूरी हो जाए किसी भी परमाणु की। तो ऐसा जब आबन बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक आबन। फिर जब कार्बन ऐसे आबन बना के कोई भी यौगिक बनाता है, कार्बन जब ऐसे आबंध से कोई भी यौगिक बनाता है तो उसको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन से बनी हुई चीज़। और जब हम कार्बनिक यौगिकों की पढ़ाई करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, तो जो केमिस्ट्री की जो ये ब्रांच होती है, केमिस्ट्री की या रसायन विज्ञान की जो शाखा होती है, वो कहलाती है कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी पढ़ाई करेंगे? कार्बन से बनी हुई चीज़ों की या कार्बनिक यौगिकों की। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है। अब नेक्स्ट हम इसके बाद से शुरू करेंगे।